हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार भारती अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे चर्चा करेंगे और 19वीं सदी में हुए समाज सुधार को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत कुप्रथाएं हैं। बाल विवाह जैसे आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। दहेज प्रथा, आज ना जाने कितनी गरीब बहनों को दहेज के लेकर के उनको जलाया जा रहा है। दोस्तों, मैं जो मुहिम छेड़ा हूँ ये हिंदुस्तान के समाज में हो रहे कुप्रथाओं के खिलाफ है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं को हो रहे हिंसा के खिलाफ है। अगर आप हमें इस मुहिम में साथ देते हैं तो यह क्रांति लेवल पे देश में एक बदलाव लाएगा। दोस्तों, ये युवा पीढ़ी है और हम युवा समाज में अगर चाह दिए तो बदलाव भी आ सकता है, संभव है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। हम भी एक समाज से ही हैं। देश के प्रत्येक नागरिक हर अपने अपने समाज से है। हमारा देश विविधताओं में एकता है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समूह, विभिन्न संप्रदाय के सब यहाँ रहते हैं। जब हम इतना सारे विविधता में एकता बना के रख सकते हैं तो क्या हमारे समाज में जो कुप्रथाएं है, क्या मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ? दोस्तों, हम आपको ये वचन देते हैं कि समाज में हो रहे तमाम कुप्रथाएं, चाहे वो महिला पर हिंसा हो, महिला पर अत्याचार हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, या शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें दबाया जा रहा हो, छुआछूत जात पात के विरोध, छुआछूत जात पात हो, ये सब के खिलाफ मैं यह आंदोलन आप सबके सहयोग से छेड़ा हूँ। मेरा आंदोलन और मेरा क्रांति तभी सफल हो पाएगा जब आप सब हमारा समर्थन करेंगे। आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस वीडियो से अगर समाज में कुछ लोग भी सुधर जाते हैं, अगर कुछ हिंसा, कुछ अपराध अगर कम होता है, महिलाओं के प्रति यौन शोषण अगर कम होता है, तो हम समझेंगे कि हम अपने आंदोलन में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, हम इस मुहिम के यही नहीं रुकेंगे, हम इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में इसके खिलाफ सरकार ने बहुत सारे कानूनों बना रखी है। लेकिन क्या एक सरकार के उत्तरदायित्व ही नहीं है कि वो कानून बना करके वो बदलाव ला सके? समाज के प्रत्येक नागरिक के यह जिम्मेवारी है कि हमें स्वयं को अपनी समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाके हम एक अच्छे समाज के निर्माण कर पाएंगे। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे और हम आज चलेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजा राम मोहन राय पर हमने चर्चा किया था। राजा राम मोहन राय को मृत्यु 1833 में होने के बाद इनके द्वारा जो स्थापित किया गया ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज फिर आगे धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। फिर समाज में कई कुप्रथाएं फिर जन्म लेकर के फिर आगे बढ़ना आरंभ हुआ। तभी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए गए मुहिम भारतीय समाज में कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में, उन्होंने 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा के उन्होंने स्थापना किया। इनमें देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, राम मोहन राय और डेरोजियो, राम मोहन राय और डेरोजियो तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त,
इन तमाम के सहयोग से यह तत्वबोधिनी सभा के स्थापना हुआ। तत्वबोधिनी सभा एक पत्रिका भी था जो बंगाल ही नहीं हिंदुस्तान की अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों में बदलाव लाने का प्रयास किया और तत्वबोधिनी सभा से देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने इसमें जुड़ गए। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़ा विद्वान एवं समाज सुधारक थे। हालांकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 1843 में पुनः स्थापना किया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस मुहिम में उन्होंने भाग लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म 1820 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि इनका बचपन के जीवन एक गरीबी में कटा। इन्होंने 1851 में संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने और एक प्रिंसिपल भी बने। इन्होंने 1850 में बाल विवाह के विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदुस्तान में दलित महिलाओं के प्रति इनका बहुत बड़ा सहानुभूति था और इन्होंने 1855 में विधवा पूर्ण विवाह के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ा और इस मुहिम में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, महिलाओं, पुरुष, बच्चे सब ने इनका साथ दिया। दोस्तों, विधवा पूर्ण विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो मुहिम छेड़ा, इसके तथ्य था कि आपने देखा कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था और इसी आंदोलन के बाद देश में सती प्रथा पे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कानून बनाए थे और इस कानून के बाद में सती प्रथा पे रोक लगी। उसके बाद हमारे देश में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगा। विधवाओं को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनकी आलोचना होता था। या तो वो पति के घर में रहती थी या अपने भाई या पिता के घर वो रहती थी। उनको दोबारा जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं था या उनकी दोबारा शादी का समाज, उस समय की समाज बहुत बड़ा विरोध करता था। आपने देखा होगा कि आज भी ये प्रथाएं हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अगर किसी महिला के पति शादी के तुरंत बाद अगर मरता है तो शायद उन पे शादी के लिए, पूर्ण विवाह के लिए कई सवाल उठते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, सबको साथ चलने के लिए और अपने जीवन बिताने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होता है। महिला भी को भी सारे जीवन काटने के लिए उनको भी एक जीवन साथी की जरूरत होता है। अगर शादी के तुरंत बाद अगर पति का मृत्यु होता है तो महिलाओं को भी दोबारा से जीने का, फिर से एक नई जिंदगी देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके और एक अपने परिवार बसा सके। हमारे समाज में उस समय सबसे बड़ा कुप्रथा था बाल विवाह। बाल विवाह जो होता था ये 14 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में महिलाओं की विवाह होता था और इसके बाद अगर ये इनका पति अगर एक काम के लिए गए या किसी हादसा में मारे गए तो लड़कियां उस समय 15 से 16 साल की उम्र में ही विधवाएं हो जाती थी। आज ही हम देखते हैं कि आज शादी 25 साल, 28 साल की उम्र में, 18 साल, 20 साल की उम्र में लड़कियों की, महिलाओं की शादी की जाती है और उस समय 15 साल की उम्र में महिलाओं को विधवा होना पड़ता था।
ये तो कुप्रथाएं था, उनके ऊपर अत्याचार ही था कि जिस बच्चों को अभी खेलना कूदना चाहिए, अभी ज़िंदगी जीना चाहिए, अभी उनके माँ बाप के घर, उनके गांव, उनकी सारे पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत था, उस परिस्थिति में वो एक विधवा के जीवन में एक कष्टमय जीवन काटते थे। इसीलिए समाज में विधवा पूर्ण विवाह जरूरत था, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनका मानना था कि महिलाओं को अगर हम आगे निकालते हैं तो समाज से बहुत कुप्रथाओं समाप्त होगा। इसीलिए उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। हालांकि कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ने इनका विरोध भी किया, आलोचना भी किया, इनको मारने की धमकी भी मिला। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मुहिम को नहीं छोड़ा और अपनी सारे जीवन जो है समाज सेवा में, महिलाओं के प्रति सेवा में और आलोचकों से संघर्ष करते रहे। और इन्होंने 1855 से 1860 के अंतर्गत इन्होंने लगभग 25 से विधवा पूर्ण विवाह इन्होंने शादी कराई। उसके बाद इन्होंने जब प्रिंसिपल के दौरान जब ये कॉलेज कोलकाता संस्कृत विश्वविद्यालय के जब ये प्रिंसिपल थे, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सर्वेक्षण किए और सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने 35 बालिका विद्यालय की स्थापना किया। इसमें केवल महिलाओं को ही शिक्षा दिया जाता था। 1849 में कोलकाता में एक बेथुन विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया और इसका उद्देश्य था कि नारी शिक्षा पर जोर देना। बेथुन विश्वविद्यालय, इसका उद्देश्य यह था कि नारी शिक्षा पर जोर देना। इन्होंने 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लेकर के सरकार जो है पेश किए और सरकार से पारित कराए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इस मुहिम में भारत के कई नगर जैसे मद्रास, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इन तमाम शहरों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन में सरकार को एक याचिका दायर किया गया था कि हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम एक कानून बनाया जाए और इसके तहत भारतीय जो विधवाएं महिलाएं हैं इनको विवाह का कानूनी अधिकार दिया जाए। इनके प्रयासों से और तमाम लोगों के सहयोग से इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और इन्हीं के नेतृत्व में हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत जो है विधवा पूर्ण विवाह कानून लाया गया और इसे बनाया गया और देश में जो भी विधवाएं महिलाएं थी उनको फिर से एक नई जिंदगी बसाने का, एक नए घर बसाने का, विवाह करने का इनको अधिकार दिया गया। साथ साथ ही इस एक्ट के तहत यह भी कहा गया कि अगर कोई भी पुरुष अगर किसी विधवा महिला से विवाह करते हैं तो उसके जो बच्चे होंगे उनके पिता के संपत्ति में आधे का हकदार होंगे। इस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल सहित देश के अनेक भागों में उन्होंने यह प्रयास किए और ये प्रयास में वो सफल भी रहे। इनके आंदोलन से देश में बहुत अच्छा सुधार हुआ। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये इस समय चाहते थे कि अगर हमें समाज और राष्ट्र को मजबूत करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों आज भी क्या हम बड़े बड़े सपना देखते हैं, देश को बड़े सजाने की बात करते हैं। अगर इस प्रकार से हमारे आधे हिस्से, आधे अधिकार का अधिकारी अगर महिला है, अगर उन्हें भी अपने साथ लाए, उन्हें भी समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण में अगर उन्हें भी भागीदारी दे, तो हमें विश्वास है कि देश की आधी आबादी महिलाएं और पुरुष ही हैं। अगर दोनों मिल करके समाज को कल्याण के लिए, राज्य को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए अगर वो कार्य करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
क्योंकि हम कोई भी सपना अकेला नहीं देख सकते हैं। अकेला देखते हैं पर अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस मुहिम से समर्थन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आधुनिक समाज में भी अगर बदलाव हो, तो देश में प्रत्येक समाज में एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान समाज सुधारक की आवश्यकता है और वो आप बन सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। हम भी अपने समाज में इस गलतियों को सुधार सकते हैं। महिलाओं को हो रहे हिंसा पे रोक लगा सकते हैं। हो रहे महिलाओं के ऊपर जो है अपराध, यौन शोषण, इन तमाम पे हम एक आंदोलन और क्रांति के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। हम देश के तमाम युवाओं से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस समाज सुधारक मुहिम में जुड़े। अगर आप जात पात के खिलाफ है, अगर आप छुआछूत के खिलाफ है, अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन, आपकी बेटी बिना दहेज के एक अच्छे घर मिले, दहेज के कारण अगर बेटियों को नहीं जलाया जाए, अगर आप इन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे एक छोटे से मुहिम में या भाई समझकर या पुत्र समझकर हमारी इस क्रांति और आंदोलन को स्वीकार कीजिए। आपका समर्थन बस एक सब्सक्राइबर से है। हम इस मुहिम को और आगे तक बढ़ाएंगे। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया क्योंकि उस समय हमारे समाज में सबसे बड़ा कुप्रथा तो ये भी था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि कुछ पुरुषों के कहना था कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा देंगे तो महिला पुरुष से आगे निकल जाएगी और इस प्रकार से पुरुष को गुलाम बना लेगी, हो सके तो पुरुष को छोड़ सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप अपने घर में और अपने फैमिली के साथ एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे विचार देते हैं तो फिर ये सवाल ही नहीं उठ सकता है कि दो महिला और पुरुष के बीच में किसी प्रकार के विवाद हो या किसी प्रकार के टकराव हो। तलाक जैसे मामले भी हमारे समाज में ये आते रहते हैं। क्यों? अगर हम दो मिल करके एक साथ फेरा लेकर के साथ जीवन जीने का अगर हम वचन लेते हैं तो फिर ये क्या होता है? 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर में एक छोटे से गलती, छोटा सा त्रुटि के कारण हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य है, माया की जाल में घिरा हुआ है। हो सकता है कुछ समय के लिए हमें मतभेद हो सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे को साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अकेला और साथ चलना ये समाज का उत्तरदायित्व नहीं है। समाज के प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व होता है कि समाज के सभी लोगों को, सभी समूह के लोगों को, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। समाज में अगर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, कोई कुप्रथा ना हो, दहेज प्रथा जैसे, बाल विवाह जैसे कुप्रथा ना हो, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये बदलाव ही समाज में लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना कर सकता है। हम वर्षों से भारत में राम राज्य के सपना देख रहे हैं, लोक कल्याण की सपना देख रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब देश के प्रत्येक नागरिक चाहेगा करने के लिए। क्योंकि हम एक तरफ महिलाओं को देवी मान के पूजते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो देवी, माता जानकी, माता सीता। महिलाओं को हम अनेक रूप में पूजते हैं, पत्थरों में पूजते हैं, परंतु जब वह देवी हमारे सामने हो या हमारे घर में हो, किसी भी रिश्ते से हो, तो उसे हम हीन दृष्टि से देखते हैं। क्या यही हमारा समाज के आदर्श है? क्या यही हमारा पूजा है? क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही हमारा संस्कृति है कि एक पत्थर में नारी को देवी समझकर, देवी मानकर पूजते हैं, तो दूसरी तरफ जब वह देवी जब हमारे साथ, हमारे सामने होती है तो हम उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, एक नौकरानी की दृष्टि से देखते हैं और उनकी सारी जीवन एक खाना बनाने में चली जाती हैं। 4 दीवारियों के अंदर उनकी सारे सपने बंद हो जाते हैं।
एक पुरुष, एक लड़का जब पैदा होता है तो उसमें उनके लिए बहुत बड़ा बर्थडे मनाया जाता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेट को बुलाया जाता है, डीजे बजवाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, भंडारा करते हैं। और जब वह एक बेटी का जन्म होता है तो घर में ऐसा लगता है कि किसी का मृत्यु हुआ है। इस प्रकार से हम जन्म के भी आधार पर बेटियों के साथ भेदभाव करते हैं। शिक्षा के भी आधार पर एक लड़कों के एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, जबकि बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे स्कूल में जाएगी तो खाना बनाना नहीं सीखेगी, वो खाना नहीं बना पाएगी। और इस प्रकार से फिर हमें खाना कौन देगा? ये उत्तरदायित्व सबके होता है। आप सब सहमत हो अगर हमारे इस वीडियो से, अगर आप हमारे इस वीडियो से अगर हिंदुस्तान में एक दो लोग भी बदल जाते हैं, अगर समाज में कुछ भी बदलाव होता है, तो मैं समझूंगा कि हमारे ये वीडियो और हमारा ये कुप्रथाओं के खिलाफ जो क्रांति है, जो मुहिम है, वो सफल हुआ। दोस्तों, हम अगले वीडियो हम दयानंद सरस्वती पे आपके सामने लाएंगे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन तमाम कुप्रथाओं के खिलाफ उस समय उन्होंने 19वीं शताब्दी में इन्होंने आंदोलन किया। पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, हमारे समाज में या हमारे देश में 18वीं शताब्दी से समाज सुधार, मानवतावाद का मुहिम भली समाज में चला हो, पर यूरोप वाले ने 15वीं शताब्दी से ही उन्होंने अपने समाज में पुनः जागरण का आरंभ कर दिया था, सुधार के आरंभ कर दिया था। उसी से प्रेरित होकर के राजा राम मोहन राय ने भी भारतीय समाज में उन्होंने करने का प्रयास किया। और इस मुहिम को देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और फिर आगे स्वामी विवेकानंद, उसके आगे फिर हम देखते हैं एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन तमाम समाज सुधारकों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और आज ये मुहिम को आगे बढ़ाना हम सबका धर्म और कर्तव्य दोनों है। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने समाज के प्रति एक संवेदनशील, सहानुभूति और एक अच्छा व्यवहार को प्रकट करें, ताकि समाज में बदलाव आ सके। हम जानते हैं कुछ लोग हमारे इस मुहिम से नाराज भी होंगे, लेकिन हमें किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के सांस्कृतिक पर ठेस पहुंचाना हमारा ये कतई विचार नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में हो रहे गरीब, दलित, महिलाओं पे जुल्म, हिंसा और अत्याचार से उन्हें मुक्त मिले और इससे हम एक अच्छे समाज के स्थापना कर सकें। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जब उन्होंने समाज सुधार के जब ये मुहिम आरंभ किए, महिलाओं के शिक्षा के लिए उन्होंने 35 बालिका विद्यालय की जब स्थापना किया, तो कई ऐसे बालिका विद्यालय का उन्होंने स्वयं खर्च पे किया। हालांकि उनका विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सुधारे, जिसका परिणाम हम देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में हमारे समाज के बहुत सारे महिलाओं ने जो है देश के शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, सैनिक व्यवस्था में अपना योगदान दी। आज भी हमारे समाज में कुछ कुप्रथाएं हैं जिसे सुधार करना बहुत ज़रूरत है, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे समाज, एक अच्छे राज्य के निर्माण कर पाएंगे। हम इस मुहिम में अच्छा भी लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कुप्रथाएं के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाए हैं, जैसे उन्होंने मानव श्रृंखला जो है प्रत्येक 21 जनवरी को उन्होंने मानव श्रृंखला बना करके दुनिया को यह संदेश दिया कि समाज में बदलाव अभी भी लाया जा सकता है, अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अगर ये चाह दे तो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने
बाल विवाह के प्रति उन्होंने कानून बनाए हैं और कुछ हद तक उन्होंने कुछ दंडनीय अपराध भी तय किया है, जिसके लेकर के बिहार के समाजों में कुछ बदलाव ने पूरे देश और पूरी दुनिया के महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। तो आए हम सब मिलें और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस मुहिम में हम सब मिलकर सहयोग दें और दुनिया के ये संदेश दें कि हम समाज या महिला के प्रति कोई भी कुप्रथा हो, छुआछूत हो, अत्याचार हो, हिंसा हो, इसको हम आंदोलन के माध्यम से, शांति प्रिय के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों फिर हम आगे आपको अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती पे चर्चा करेंगे और अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।